गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं हिंदी व्याकरण से सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो बच्चे तुम लोग जानते हो कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, वह, उन्हें, तुम्हें, तुमको, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, वक्ता, सुनने वाले, श्रोता तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का भी 3 भेद होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाले के लिए होता है और मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए होता है और अन्य पुरुष होता है जो बोलने वाले और सुनने वाले किसी अन्य के विषय में कह रहे हैं, बता रहे हैं तो ये अन्य पुरुष हो जाता है। जैसे उत्तम पुरुष में मैं हो गया, मैं, मुझको, ये, और इसमें तुम, आप, ये हो गया। अन्य में कोई आ जाएगा। अब देखिए है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ अपना संबंध प्रकट करता है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ अपना संबंध प्रकट करता है तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जो करेगा सो भरेगा। तो इसमें जो और सो क्या कर रहा है? वाक्य में संबंध को प्रकट कर रहा है। जो और सो वाक्य में संबंध को प्रकट कर रहा है तो इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जिसने अच्छा कार्य किया उसे फल भी अच्छा मिला। तो जिसने और उसे क्या कर रहा है? वाक्य में संबंध को प्रकट कर रहा है तो इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम किससे कहते हैं? तो देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं। निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बोध कराते हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कोई नया काम नहीं है। तो यह क्या है? यह निश्चित है कि यह, तो यह क्या हो गया? निश्चयवाचक। उसी ने मेरी पुस्तक ली थी। उसी ने, तो ये निश्चित है कि उसी ने ली है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निश्चयवाचक, क्योंकि उसी ने ली है, इसे निश्चित है कि वही लिया है तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं कराता है। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं कराता है तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे देखिए उदाहरण, उसने कुछ खाया होगा। तो ये निश्चित नहीं है। कुछ क्या पता नहीं चल रहा है कि कुछ मतलब क्या खाया है। कुछ खाया होगा तो कुछ क्या है? ये निश्चित अनिश्चित है, क्योंकि हम पता नहीं चल रहा है कुछ में क्या खाया है। बाहर कोई खड़ा है तो कोई, ये नहीं पता चल रहा है कि कौन खड़ा है। कोई मतलब कौन आदमी है, ये निश्चित नहीं है। तो कोई है तो ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए, प्रश्न पूछने के लिए हम वाक्य में हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम क्या खा रहे हो, तुम कहाँ गए हो, तुम
क्या कर रहे हो। तो ये सब क्या हो गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद 6 में है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अपनेपन के लिए, जो अपनेपन का बोध कराता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने हेतु स्वयं के लिए, अपने के लिए, स्वयं के लिए यानी अपने के लिए किया जाता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने यह चित्र स्वयं बनाया, स्वयं मतलब खुद बनाया, अपने बनाया, तो जिसमें अपनेपन, स्वयं, खुद का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे ये काम मैंने स्वयं किया, यह काम मैं स्वयं किया, तो स्वयं और खुद अपना ये सब आए तो ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इसको हम रखते हैं। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया, इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद बाबू।